नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटूल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों रिलायंस 4IR रियल्टी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इनके द्वारा जूहू लेन स्लम क्लस्टर को रिडेवलप किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सौंप दिए हैं। तो दोस्तों जिस स्लम क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुंबई के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम क्लस्टर माना जाता है, जो फैला है 101.36 एकड़ एरिया में। गिलबर्ट हिल के अगल बगल जितने भी स्लम क्लस्टर्स हैं वो यहाँ पर रीडेवलप किए जाएंगे। अभी फिलहाल 13,634 स्लम टेनेमेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जिनको डिमोलिश किया जाएगा और फिर इन्हीं की प्लेसेस पर जो एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे उनको नए हाउसेस दिए जाएंगे। 28,000 के आसपास रिहेबिलिटेशन होम्स यहाँ पर बनाने की बात की गई है और होपफुली इसी तरह से मुंबई के अलग अलग एरियाज में आपको धीरे धीरे स्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार 13 मिनी सेक्रेटेरिएट्स को सेटअप करने जा रही है दिल्ली के 13 अलग अलग रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि दिल्ली के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक सिंगल रूफ के अंडर में लाया जाए। दोस्तों बेसिकली इन मिनी सेक्रेटेरिएट्स में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली पुलिस, इस तरह की जो मेन काम करने वाली एजेंसीज जो अभी फिलहाल अलग अलग एरिया से या फिर अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट करती हैं, उन सबको एक सिंगल लोकेशन पर लाया जाएगा। इवन ऐसी एजेंसी जो कि दिल्ली सरकार के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है, वो भी यहाँ पर लाई जाएंगी और वो भी यहाँ पर सबके साथ मिलकर काम कर पाएंगे। 100 करोड़ रुपीस का बजट अभी इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। प्रपोजल वगैरह यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और क्योंकि इस प्रपोजल को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अप्रूवल भी चाहिए होगी, तो सबसे पहले उनके सामने प्रपोजल रखा जाएगा और फिर उसके बाद आपको काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन नेवी की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा 20 और एनहांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स खरीदे जाएंगे और इसके लिए बेंगलोर बेस्ड अकोर सॉफ्टवेयर और सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। दोस्तों जैमर्स बेसिकली एनिमी के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर्स की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जैमर्स सिग्नल स्पूफिंग और डिसेप्टिव जैमिंग के भी काफी कैपेबल होते हैं। अभी हमारे देश के अंदर इसी तरह के 20 जैमर्स खरीदे जाएंगे नेवी के द्वारा। 449 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और सब बताया गया है कि जितने भी जैमर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनमें मिनिमम 75% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर कह सकते हैं कि अगले 2-3 सालों में इनकी डिलीवरी हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों नासिक के अंदर मेट्रो की हमें वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद नए ट्रांजिट ऑप्शंस को लेकर फ्रेश इवैल्यूएशन की अप्रूवल दे दी है। दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले नासिक के अंदर मेट्रो नियो को चलाने को लेकर काफी सारी बातचीत की जा रही थी। प्लान्स वगैरह भी यहाँ पर तैयार किए गए थे और इनफैक्ट डीपीआर वगैरह भी यहाँ पर तैयार हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये प्लान्स पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए। और अब क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग एजेंसीज के साथ में बातचीत की है और हाई लेवल डिस्कशंस की है, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि नासिक के अंदर नए ट्रांसपोर्ट मोड्स को लेकर स्टडी वगैरह कंडक्ट की जाएगी, जहां पर मेट्रो, लाइट मेट्रो, मेट्रो नियो, मोनोरेल, इस तरह के जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर, वो सारे के सारे एक्सप्लोर किए जाएंगे। और दोस्तों आज के समय में नासिक के अंदर ये जरूरी भी बन चुका है, क्योंकि अथॉरिटीज ने पाया है कि नासिक के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स हैं जहां पर ऑन एन एवरेज हर घंटे 20,000 के आसपास पैसेंजर्स देखने को मिलता है। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई नया सिस्टम होना ही चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो नई ट्रांसपोर्ट स्टडी कंडक्ट की जाएगी वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होगी और उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार के वाटरवे रिजुविनेशन प्रोग्राम को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत 7500 करोड़ रुपीस के लिए एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों बेसिकली इस फंडिंग के चलते आप देखेंगे कि चेन्नई की 3 मेजर वाटरवेज जैसे कि कुवम रिवर, अद्यार रिवर और बकिंगम कैनाल, जिनको तमिलनाडु सरकार काफी लंबे समय से रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है, इनके रिजुविनेशन के ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाया गया है इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और अभी क्योंकि उनको फंडिंग मिल जाएगी तो ये काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे से एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली है स्टेशंस के आसपास लूप लाइंस को लेकर। और इसके चलते आप देखेंगे कि स्टेशंस के आसपास जो लूप लाइंस बनाई हुई हैं वहाँ पर ट्रेन 60 km की स्पीड से ऑपरेट कर पाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लूप लाइंस एक टाइप से सेकेंडरी ट्रैक्स होते हैं किसी मेन लाइन का, जो मेन लाइन से ही अलग होते हैं उनमें जुड़ जाते हैं। और अगर आपने ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि इसी तरह की लूप लाइंस आपको स्टेशन के आसपास भी देखने को मिलेंगी। जब भी कोई पैसेंजर ट्रेन या फिर कम प्रायोरिटी वाली ट्रेन किसी बड़े स्टेशन के पास पहुंचती है तो अक्सर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है,
या फिर उसको स्टेशन से बाहर ही रोक दिया जाता है। ये सारा का सारा काम लूप लाइन पर ही होता है और वो भी इसलिए ताकि जो प्रायोरिटी वाली ट्रेन्स हैं उनको ओवरटेक करने दिया जाए और वो पहले जा सके। और अभी के समय में क्योंकि ये लूप लाइन्स काफ़ी पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर मल्टीपल कर्व्स हैं, तो इसी के चलते लूप लाइन्स पर ट्रेन्स की स्पीड 15 kmph के आसपास देखने को मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। हालाँकि कई लूप लाइन्स पर ये 30 kmph के आसपास है, जो अगेन कम ही है, लेकिन 15 kmph से ज़्यादा है। पर ज़्यादातर लूप लाइन्स में आपको स्पीड 15 kmph के आसपास ही देखने को मिलेंगी, जिससे होता यह है कि पैसेंजर्स का बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आरडीएसओ के द्वारा CT52 नाम की एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जिसके अंतर्गत ब्लास्टलेस कंक्रीट ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा इन लूप लाइन्स के ऊपर। जिससे होगा ये कि लूप लाइन्स पर ट्रेन 60 kmph की स्पीड के साथ में ऑपरेट हो पाएंगी और उनको लंबे समय तक खड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल पायलट बेसिस पर 3 अलग-अलग लोकेशंस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आरडीएसओ के डायरेक्टिव के अंडर। और अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो रेलवेज के पूरे नेटवर्क में आपको इसी तरह की लूप लाइन्स बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।